जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मंदाकिनी क्लास के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बहुपद का महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बहुपद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह किस प्रकार का सूत्र है, क्योंकि आपको जब तक अगर सूत्र की अगर अच्छा तरह से जानकारी नहीं है तब तक आपको ना क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप बहुपद का फॉर्मूला यानी सूत्र को जानने का प्रयास करिए। तो यहाँ देखिए, बहुपद को क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है। यानी रैखिक बहुपद की बात की जाए तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 दिया जाएगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद में जो चर x है उसका अगर अधिकतम घात 1 रहता है तभी हम उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखने का प्रयास करिए कि जो रैखिक बहुपद दिया गया है यानी ax प्लस में b, इसी रूप को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्योंकि यहाँ जो चर दिया गया है, जो x दिया गया है, इसका जो अधिकतम घात है वह कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और जो रैखिक बहुपद है तो इसका केवल और केवल एक शून्यक निकलेगा, क्योंकि इनका ना एक के घात होता है। तो जो एक शून्यक निकलेगा वह कैसे निकलेगा? तो x बराबर में माइनस में b बटा में a, जो इनका ना एक शून्यक होता है। तो अगर आपको कह दिया जाएगा से रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो एक शून्यक होता है, जो क्या होता है? तो x बराबर माइनस में b बटा a होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से रैखिक बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो मेरे भाई रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसी होती है? तो एक सरल रेखा होता है। लेकिन जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जो a का मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट, अब हम लोग रैखिक बहुपद समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आइए द्विघात बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और द्विघात बहुपद से आपका एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाने की संभावना एग्जाम में रहता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करिए कि द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। यानी अगर किसी भी बहुपद में चर x का अगर अधिकतम घात अगर 2 दिया जाए तो उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वह ax² प्लस में bx प्लस में c, यानी ax² प्लस bx प्लस c के ना रूप के संख्या को ही हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्योंकि यहाँ जो चर x दिया गया है, यहाँ चर x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। क्योंकि यहाँ x का घात कितना है? 1 के है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। यानी इसमें जो यह बहुपद दिया गया है, इसमें जो बहुपद यानी जो व्यंजक दिया गया है, इसमें जो चर है उसका अधिकतम घात न 2 दिया गया है। इसीलिए यह इस बहुपद को हम लोग न द्विघात बहुपद कहते हैं। और जहाँ जो a का मान होगा ना मेरे भाई वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद से रैखिक बहुपद में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या दिखाना है? द्विघात बहुपद दिखाना है। तो एक बात बताइए, यहाँ तो किसी भी बहुपद में अगर चर दिया गया है और उस चर का जितना ज्यादा घात होगा उतना ही घात का बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ तो हम लोग एक बात समझ गए कि x और यहाँ भी x है, यानी यह दोनों न चर राशि है। लेकिन जो यहाँ a b c दिया गया है यह एक कैसी राशि है? तो मेरे भाई यह एक न कांस्टेंट राशि होती है। यानी कैसे राशि होती है? कांस्टेंट राशि होती है। तो अगर a b c का अगर मान आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप किस प्रकार निकालिएगा? तो यहाँ समझने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर a अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो a ज्ञात कैसे करिएगा? तो मेरे भाई a निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है x² का गुणांक। यानी a बराबर में क्या होता है? x² का गुणांक, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² बोला जाता है। यानी x² का गुणांक जिसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी आपको a का मान अगर आपको निकालना होगा तो x² का जो गुणांक होगा वही a का मान होता है। तो यहाँ देखिए x² में कितना से गुना किया गया है? a का गुना किया गया है। यानी जो a का मान होगा वह x² का गुणांक होगा। उसी प्रकार जो b का मान होगा वह मेरे भाई x का गुणांक होगा। और जो c होगा वह अचर राशि यानी कांस्टेंट राशि होगा। तो यहाँ लिख दिया गया है से a बराबर x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी प्रकार b बराबर x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। अगर c की बात की जाए तो c यानी अचर राशि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपको ए बी सी का मान अगर पता चल जाएगा तो आप एक फार्मूला जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है
कि विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी किसी भी द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए कह दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप ए बी सी का मान ज्ञात करने का प्रयास करिए। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अगर विवेचक की बात की जाए तो यानी विवेचक या विवेचकर, यानी विवेचक को ही हम लोग क्या कहते हैं, विवेचकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचकर कहते हैं, जिसको हम लोग ना डी के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो मेरे भाई डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, यानी डी को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक, तो अगर डी निकालने की बात की जाए तो डी निकालने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, डी बराबर में बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ac। यानी अगर डी निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप b का होल स्क्वायर लिख के और उसमें से ना माइनस में यानी -4ac यह सूत्र लगाइए। आपसे जरूर एग्जाम में प्रश्न जो विवेचक का पूछता है वह ऑलरेडी बन जाएगा। उसके बाद अगर आप विवेचक ज्ञात कर लीजिएगा तो विवेचक ज्ञात करने के बाद किसी भी द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है। लेकिन अगर आप में मूल, आपको एग्जाम में अगर मूल निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो आप मूल किस प्रकार निकालिएगा, तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है यानी मूल x बराबर होता है जो -b या प्लस माइनस √d या बटा में 2 होता है। तो यह मूल ज्ञात करने के लिए फर्स्ट मेथड है। और अगर आपको सेकेंड मेथड अगर लगाना है तो यह सेकेंड मेथड को हम लोग आचार्य श्रीधर विधि कहा जाता है, जो कि x बराबर -b प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर माइनस में 4ac या बटा में 2 होता है। यानी आपको अगर मूल निकालने की बात की जाए तो आप इस मेथड या आचार्य श्रीधर मेथड लगाइए, दोनों में से कोई मेथड लगाइए, आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आइए अब हम लोग इधर जो हम लोग का जो कंटेंट लिखा गया है इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे पहला नंबर कंडीशन दिया गया है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे भाई अगर कहीं पे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c दिया जाए और कहीं पर दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, यानी जब अगर बराबर 0 दे दिया जाए तो वह एक न समीकरण को दर्शाता है। ठीक, और बराबर में 0 अगर नहीं दिया रहेगा तो वह बहुपद को डिनोट करता है। तो यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे कि अगर बराबर के बाद अगर 0 न दिया जाएगा तो वह एक न बहुपद होता है, लेकिन बराबर के बाद अगर 0 दे दिया जाए तो वह एक न इक्वेशन बदल जाता है, यानी समीकरण हो जाता है। तो यहाँ देखने का एक प्रयास करिए कि अगर आप बहुपद और समीकरण अगर समझ चुके हैं तो एक प्रश्न और जो एग्जाम में पूछा जाता है यदि किसी द्विघात बहुपद यानी यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई द्विघात बहुपद यानी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c यह एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक यानी अल्फा कॉमा बीटा होता है। यानी किसी भी द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो अगर किसी भी द्विघात बहुपद के अगर 2 गो शून्यक दे दिया जाए और उसके बाद अगर अल्फा प्लस में बीटा यानी शून्यकों का योग यानी मूलों का योग पूछ लेगा तो उसका फॉर्मूला माइनस में b बटा में a होता है। लेकिन अगर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू में बीटा पूछ लिया जाएगा तो c बटा a हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस में बीटा यानी मूलों का योगफल यानी 2 गो मूल अल्फा प्लस बीटा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बटा a, अल्फा इंटू बीटा क्या चीज c बटा a। अल्फा प्लस में बीटा को मूलों का योगफल बोला जाता है और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल बोला जाता है। तो नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में मूलों का योगफल दे दिया जाए और मूलों का गुणनफल दे दिया जाए, यानी मूलों का योगफल दे दिया जाए और मूलों का गुणनफल दे दिया जाए और उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब आप किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर में 0। जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। और अगर आपका जो इक्वेशन निकल जाएगा इसके बाद अगर यहाँ से आप 0 हटा दीजिएगा तो यह एक न बहुपद बन जाएगा। लेकिन अभी तक यह क्या है, यह एक इक्वेशन है यानी समीकरण है। तो यहाँ तक अगर द्विघात बहुपद भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा तो उसके बाद जो द्विघात बहुपद के बाद जो बहुपद आता है उसको हम लोग त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। तो त्रिघात बहुपद की मतलब होता है कि अगर किसी भी बहुपद का अगर जो चर दिया गया है उसका जो अधिकतम घात अगर 3 दिया जाएगा उसी को
को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax³ प्लस bx² प्लस में cx और प्लस में d होता है। और त्रिघात बहुपद के न केवल और केवल 3 शून्यक होता है। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। और रैखिक बहुपद का 1 होता है। और रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है? तो यूनियन या इंटरसेक्शन होता है। और त्रिघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार होता है? तो नाग की तरह होता है। किस प्रकार की होता है? वक्र रेखा यानी नाग की तरह टेढ़ी मेढ़ी होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, अगर आपसे अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा यानी किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा दे दिया जाए और उसके बाद कह दिया जाए तो इन सभी बहुपद का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ना माइनस बी बटा में ए लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद अगर आपसे अल्फा प्लस में बीटा और बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू बीटा अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग सी बटा में ए लिख लेंगे। और उसके बाद अगर आपका एग्जाम में प्रश्न अल्फा बीटा और गामा अगर तीनों को अगर मल्टीपल पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई अल्फा बीटा और गामा अगर तीनों का गुणनफल पूछ लेगा तो हम लोग ना माइनस डी बटा में ए लगा लेंगे और हम लोग का जो निकालने के लिए प्रश्न कहेगा वह आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी फार्मूला को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को मेरे भाई आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का जरूर। ग्राफ में अगर शून्यक की बात की जाए यानी शून्यक निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वह ग्राफ न एक्स अक्ष को कितना भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करिए कि यह जो ग्राफ है यह एक्स अक्ष को विभाजित नहीं करता है क्योंकि यह वाई अक्ष को विभाजित करता है, इसलिए इसका शून्यक 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यह जो ग्राफ है जो आकृति 2 में दिया गया है यह ना एक्स अक्ष को ना एक बार विभाजित कर रहा है यानी एक बार काट रहा है, इसीलिए इनका शून्यक 1 हो जाएगा। और यह जो आकृति तीसरा नंबर आकृति दिया गया है इसमें ना एक्स अक्ष को ना 3 भाग में विभाजित कर रहा है। देखिए एक यहाँ कट गया है, यहाँ कट हुआ है, यहाँ भी कट हुआ है, यानी 3 बार काटा है, इसलिए इनमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 होगा। तो इसके अतिरिक्त आपका जो एक्सरसाइज है इसमें 3 और प्रश्न है, उसमें आप शून्यकों की संख्या आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।